बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे तमाम लोगों को जो हमें इस वक्त देख रहे हैं। मामला फहम और तजुर्बेकार सियासी क़यादत को साइडलाइन किया जा रहा है। दहशतगर्दी की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर आयद करने की बजाय अपनी जिम्मेदारियों को देखा जाए। बलोचिस्तान को देखिए तो वहां पर रियासत को चैलेंज किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब आज असेंबली फ्लोर के ऊपर खूब गरजे बरसे, निहायती धुआंधार किस्म का उन्होंने खिताब भी किया। और दूसरी तरफ हुकूमत हो या फिर ऑपोजिशन, ये मिलकर भी नाराज बलोच रहनुमा अख्तर मेंगल को मनाने में नाकाम रहे। इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। सियासत की जो एक पिक्चर मैंने आप लोगों के सामने रखी है उसकी हालत पतली है, मगर जो हमारी मुआशी हालत है वो इससे भी ज्यादा पतली है। कपास की जो पैदावार है वो इस बार 60% उसमें कमी आई है, यानी कि जो हमारा टेक्सटाइल का शोबा है वो तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो नज़रअंदाज किए गए इस पूरे अमल के अंदर, और कौन से ऐसे हैं जिन्हें फौरी तौर पे जिनके ऊपर अमल होना चाहिए और उनके ऊपर काम शुरू कर देना चाहिए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आमिर साहब, आज असेंबली फ्लोर के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सियासत हो, सिक्योरिटी हो, हर मामले के ऊपर निहायत सख्त गुफ्तगू की। इवन दो कि हमें पता है उनके साथ मामलात कुछ तय करने की कोशिशें हो रही हैं, मगर आज उन्होंने छोड़ा कुछ नहीं बाकी, निहायत सख्त गुफ्तगू। जी, मौलाना को तकरीर करनी आती है और आप देखें 40-50 साल से इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर सबसे तजर्बाकार सियासतदान शायद वही हैं। फिर विरासत में मिली है, उनके वालिद बहुत कदावर आदमी थे, तो तकरीर बड़ी अच्छी की है और हमेशा अच्छी करते हैं। आज की मगर उनका ये जो बयान था कि पुराने सियासतदानों को फारिग किया जा रहा है और नए लोग जा रहे हैं, अब उसके हर कोई अपनी मर्ज़ी की तशरीह कर रहा है। एक तशरीह ये की जा रही है कि उनका इशारा उन जैसे मौलाना जैसे, नवाज शरीफ जैसे, महमूद खान अचकज़ई जैसे लोग, इन लोगों को जो फारिग कर दिया गया है इनके मतलब था। मेरा ज़ाती ख्याल है उनका इशारा बलूचिस्तान के हवाले से, क्योंकि ज़्यादा फोकस बलूचिस्तान के ऊपर था और उनका भी जो वैसे लीडर इस्माइल खान के हैं, मगर JUI की ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो बलूचिस्तान के अंदर है, तो जीतते भी वहीं से इलेक्शन है वो। तो इस दफ़ा बल्कि जीते हैं, पहले तो डेरा इस्माइल खान से जीतते थे, तो वो बात मेरे ख्याल बलूचिस्तान के तनाजुर में कर रहे थे जहाँ पे बाप पार्टी को लाया गया है और तमाम पुराने जो सियासतदान थे उनको तकरीबन बाकायदा फारिग कर दिया गया है। मेन स्ट्रीम पार्टियाँ आप देखें वहाँ पे बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती। वो जो नून लीग, पीपल्स पार्टी या PTI जो हैं, उनके अंदर जो चंद अफराद हैं, गवर्नमेंट कहने को ये पीपल्स पार्टी की या नून लीग की है, मगर वो क्या है, वो कबायली सरदार हैं, फ्यूडल्स हैं, वो इलेक्ट होते हैं और वो जो जिसकी हुकूमत बननी होती है उसके अंदर शामिल होती हैं। ग्रास रूट्स लेवल पे पॉलिटिकल वर्कर होता था पीपल्स पार्टी का, नून लीग का भी पॉलिटिकल वर्कर होता था और भी पार्टियों के वर्कर होते थे। अब वहाँ पे ये मखलूक नापैद हो चुकी भी है, बल्कि सियासी इंजीनियरिंग से मैं समझता हूँ ख़त्म की गई है, जिसकी तरफ मौलाना इशारा कर रहे थे कि बाप पार्टी की पैदाइश के बाद जो है मेन स्ट्रीम पार्टी भी फारिग हो गई। फिर दूसरा वहाँ पे कॉम्प्रस्त हैं, पश्तून और बलोच, महमूद खान अचकज़ई जैसे लोग भी वो एक सीट अपनी तो ले आए हैं पर उनकी पार्टी वाइप आउट हो गई है। फिर बलोच जो कॉम्प्रस पार्टियाँ हैं, नेशनल पार्टी और BNM मैंगल जो है, ये दो बड़ी पार्टियाँ हैं। तो एक का मालिक साहब की तो वो खुद हार गए और अख्तर मेंगल अपनी पार्टी के वाहिद शख्स थे, मेंबर थे नेशनल असम्बली के, वो भी आउट हो गए। तो पीछे रह जाती है मजहबी जमातें, नहीं है वहाँ जमात ही है, JUI है प्राइमरीली। तो JUI मौलाना अपनी कहानी बना रहे थे कि पहली दफ़ा 30-40 साल में हुआ है कि वो किसी सूबे में भी हुकूमत में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, वो के बैठ सकते हैं, मगर उनको पता है कि सियासी तौर पर उनके लिए ये मौत हो गई, सियासी मौत हो गई अगर वो इस तरह के जो हालात गवर्नमेंट के चल रहे हैं इसमें शामिल होना। पता कोई नहीं है कल को क्या डील वील हो जाए ये सारी, मगर फिलहाल उनका कोई मिजाज नहीं लगता। बाकी मैं मौलाना की इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि उन्होंने जो कहा कि तजर्बाकार लोग जो हैं वो हटाए जा रहे हैं और नौजवान लाए जा रहे हैं, जज्बाती नौजवान लाए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ दोनों की गुंजाइश होती है, तजर्बे की अपनी एक अहमियत है, बिल्कुल तजर्बाकार लोग होते हैं, मगर यंग ब्लड भी चाहिए होता है, नौजवान भी चाहिए होते हैं, उनका बलबला भी चाहिए होता है। और पाकिस्तान में तो वैसे ही यूथ बल्ज है, नौजवानों की जो है तकरीबन 45%
40% लोग जो हैं, बल्कि 65% लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। जी। तो वो अपनी यूथ की नुमाइंदगी करते हैं, और ये उम्र की कैद नहीं है कि जी आप 50 साल के ही होंगे तो असेंबली में आएंगे, बिल्कुल नहीं है, ये इससे मैं एग्री नहीं करता। पर मेरा ख्याल है उनके मुख्तलिफ ड्रामा, बुनियादी जो बात वो की जा रही है कि आप देखें बलूचिस्तान के अंदर एक सानिया हुआ है, और सानिया कोई छोटा नहीं था। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की 75-70 साल की तारीख के अंदर ये सबसे बड़ा बलूचिस्तान के अंदर ये वाक़या था। वो इस वजह से आप देखें ना, सब तो 1940s में 48 के अंदर भी हुआ, फिर 60s में भी इंसर्जेंसी हुई, फिर 70s में हुई भुट्टो साहब के दौर में, मगर वो पॉकेट्स में थी, अपनी अपनी महदूद पॉकेट्स में थी। जो मरी बुगटी एरिया, मरी की बुगटी तो नहीं थे उसमें शामिल, नवा बुगटी तो गवर्नर बन गए थे, मरी इलाके में जो थी ये पहाड़ों पे चले गए थे, वो पहाड़ों तक मुहित थी, वो मरी इलाकों की पॉकेट्स तक था। सही। इसका फैलाव बड़ा ज्यादा था। अगर आप इजाजत दें मुझे आमिर साहब, सियासत की चूंकि बारीकियों और पेचीदगियों के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो अपने मेहमान का तारुफ भी मैं करा दूं। इस वक्त सीनियर तज्जियाकार जाहिद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आमिर साहब प्लीज। जी जाहिद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। सीनियर तज्जियाकार तो आजकल हर कोई बन गया है, मगर आप जेन्युइन सीरियस सीनियर तजुर्बाकार है। मेरा कोई 45 साल, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उससे ज़्यादा ही आपको अरसा हो गया है, और बाल सफ़ेद कर लिए आपने। मैं चाहूँगा कि सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि अख्तर मेंगल की आज की स्टोरी ये है, कल वो रिज़ाइन कर गए थे, आज उनके जी पार्टियाँ पहुँची हुई थी उनके तरले मिन्नतें करने। तो मैं ये सोच रहा था, जाहिर है उन्होंने अभी तक जो है अपना इस्तीफ़ा वापस नहीं लिया, और उनका कहना ये था कि मैंने इस्तीफ़ा मांगने वालों को कन्विंस कर लिया है। मेरा ख्याल है जो आर्ग्यूमेंट, जो मेरी इतला भी है ये है, उन्होंने कहा कि मैं जो कहता हूँ कि मुझे ज़रा अपना शक्ल दिखानी है, बलूचिस्तान में सियासत करनी है, इलेक्शन करना है, तो आप वो डिमांड्स पूरी कर दें। और उनकी जो डिमांड्स भी हैं कोई कानून और आइन से बाहर नहीं है, बल्कि वो बेसिक डिमांड यही है कि आप बलूचिस्तान में कानून और आइन का इतलाक करें। ये जो वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, अथॉरिटेरियन सिस्टम जो होता है, ये आपके कॉलम में भी मैं पढ़ रहा था कि इसका जिक्र है, तो वो उसके में उनकी डिमांड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि गवर्नमेंट कह सकती कि जी नहीं हम मान लेते तो क्या अर्ज था। देखिए आमिर, ये जो मेंगल साहब ने इस्तीफा दिया है, उसकी एक बहुत ही वजूहत मौजूद है। इस वक्त जो है, इस वक्त बलूचिस्तान की जो हालत है, जिसमें अगर देखा जाए तो जो सियासत में जो लोग आए थे, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, बावजूद इसके कि उनकी वहाँ पे मुखालफत भी हो रही थी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लिया, जिसमें अख्तर मेंगल साहब भी थे। और लेकिन अब जब देखते हैं, वो तो मसला ये आता है कि बलूचिस्तान में तो जिस तरीके से हुकूमत की जा रही है, अभी की बात नहीं है बल्कि हमेशा से बलूचिस्तान में कभी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की हुकूमत उस तरह से अलाउ नहीं की गई है, बल्कि एक लिहाज से जो मुख्तलिफ पार्टियां बनाती रही हैं, और आपको तो पता है कि रातों रात बाप जैसी पार्टी भी बन जाती है, और वही लोग फिर हुक्मरान बना दिया जाते हैं। तो यकीन जो लोग जिन्होंने बावजूद तमाम मुश्किलात के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया, इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिसमें अख्तर मेंगल साहब हैं, डॉक्टर अब्दुल मालिक हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किया था, लेकिन जब आप देखते हैं कि वो उनको भी एक लिहाज से साइडलाइन किया जा रहा है, तो एक फ्रस्ट्रेशन आपको नज़र आती है। और इस वक्त जो बलूचिस्तान की हालत है, मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा एलिनेशन बढ़ गई है कि मुझे नहीं लगता है कि किसी तौर पे इस पॉलिसी के तहत कोई हुकूमत वहाँ पे जो है सूरत हाल को कंट्रोल कर सकेगी। आपने जिक्र किया पहले इंसर्जेंसी की, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और इसका पस मंज़र बता दूँ कि ये उससे बहुत मुख्तलिफ है। पहले जो है जितनी भी आपकी इंसर्जेंसी जो आपने 4 या 5 बताई है 48 से, और इसमें सबसे बड़ा फ़र्क ये आता है कि पहले कबायली जो है इलाकों में, जैसे आपने मरी का जिक्र किया, पहले और खान कल्लात के ज़माने में कुछ और उस तरह के इलाके थे जहाँ पे इस किस्म की तहरीकें चली थी, लेकिन अब जो है जो चल रही है वो उन इलाकों में है जहाँ पे कबायली असर रफूज नहीं है। ये वो इलाके हैं जो कि पढ़ा लिखा है कहते हैं, जहाँ पे जो है मिडिल क्लास जिस तरह मकरान बेल्ट है, वो बड़े पॉलिटिकली बड़े बाशऊर लोग हैं, और हमेशा उनके यहाँ ये वाला रहा। लेकिन उसका असर देखें, उसका सियासी असर देखें, आपको अंदाजा होगा कि देखें वहाँ पे औरतें बाहर निकलती हैं,
वहाँ पे जो है जो जलसे होते हैं वहाँ पे ये नहीं होता है कि कोई सरदार हुक्म दे और वहाँ पे उसके तहत वो लड़ाई कर रहे हैं, बल्कि एक बाशऊर लोग मौजूद हैं और उनको भी आपने रद्द किया है। अब मुझे बताइए कि अगर फर्ज कीजिए जैसे महरंग बलोच यहाँ पे आई थी, अगर वो यहाँ पे खामोशी के साथ या जो बगैर किसी सड़कों को बंद किए हुए वो प्रेस क्लब के सामने जो है मुजाहरा कर रही थी, आपको क्या जाता था जहाँ पे जिस तरह से ट्रीटमेंट उनके साथ किया गया। उसके बगल में जो आपके टीएलपी जब आती है तो आपके पूरे जो है इस्लामाबाद को बंद कर देती है और उससे आप मज़ाकरात भी करते हैं, उनकी खुशामद भी करते हैं। तो ये इस किस्म के जो आप फैला रहे हैं कि आपने उन लोगों का भी आपने स्पेस बंद कर दिया है। जाहिद, इस वक्त जो है आप तो बहुत जानते हैं मगर नाजरीन की के लिए कि वहाँ पे क्योंकि आम आदमी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बेरोज़गारी, नौजवान और जो है तालीम याफ्ता लोगों को भी नौकरियाँ नहीं मिलती हैं, तो नुमाइंदे उनको एहसास महरूमी रहता है कि उनकी नुमाइंदगी नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है अख्तर मेंगल के इस्तीफ़े के पीछे ये भी है कि अगर उन्होंने अपने आप को सियासी तौर पे एक अखलाकी और मॉरल रीजन्स तो होंगे, मगर सियासत के लिए वहाँ पे एक वैक्यूम है जिसको कोई इंतहा पसंद लोग फिल कर रहे हैं, क्योंकि लोग उनकी सुन रहे हैं, उनके बड़े जलसे हो रहे हैं। अगर अपने आप को रेलेवेंट रखना है अख्तर मेंगल जैसे, डॉक्टर मालिक जैसे लोगों ने, तो ये उनको उस तरफ धकेला जा रहा है। शायद उनको भी इंतहा पसंद बात लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जनाब आप इससे बाहर नहीं रह सकते, तो एक किस्म का पुश किया जा रहा है इंतहा पसंदी की तरफ। बिल्कुल सही है। देखिए, मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी, इन लोगों से ये इसमें बलूच नेशनल पार्टी से के लोगों से, वो कहते हैं कि अब हमारे जो अरकान हैं वो कहते हैं कि आपको इस सियासत में जो आप कह रहे थे कि जो है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आपको क्या मिला है, इस बलूचिस्तान को क्या मिला है, तो वो मुतनफ़िर नज़र आते हैं। तो मेरे ख्याल अख्तर मेंगल साहब का जो इस्तीफ़ा है वो उसी चीज़ की अक्कासी करती है कि जब वो बलूचिस्तान जाते होंगे तो उनके अपने कारकुन ये सवाल करते होंगे कि हमें इस सियासत से क्या हासिल हुआ है, यहाँ के अवाम को ना हुकूक मिले हैं और अभी भी वो जो आपकी इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस है वो जारी रहती हैं, आपको लाशें मिलती हैं वहाँ पे। और उसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपने जो इलेक्शन जिस तरह से हुए आमिर, ये सब जगह पाकिस्तान में ही सारे मैनिपुलेट हुए थे, लेकिन बलूचिस्तान में तो ये कहानी बहुत पुरानी है। हर इलेक्शन इसी तरह मैनिपुलेट होते रहे और यहाँ पे जो मैनिपुलेशन हुई है उसकी मेरे ख्याल तारीख में पहले मिसाल नहीं मिलती है। मुझे कोई बता रहे थे कि वहाँ पे एक ठेकेदार कोई है जो उसका नाम तक नहीं जानते थे वो लोग वहाँ, बल्कि एक लिहाज से कहें कि वो अफगान उनकी वो थी, तो उसको उन्होंने जितवा दिया है और ये वहाँ के जो लोग वहाँ मौजूद थे जो पुराने सियासतदान हैं उसके मुकाबले में। अब मुझे बताइए कि जब आप ऐसे लोगों को इक़्तिदार में लेके आएंगे जिनकी जो, बल्कि आपको याद होगा कि 500 वोट लेने वाला जो है वहाँ का चीफ मिनिस्टर बन गया था पिछली दफ़ा। अब ये सारी चीज़ें जब बलोच देखते हैं तो आप मुझे बताइए कि उनके क्या जज्बात क्या होंगे। जाहिद, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हर दौर में कई दहाइयों से वहाँ पे इलेक्शंस के अंदर ये निज़ाम चल रहा था, मगर एक डिनाइबिलिटी रखी जाती थी, एक फिग लीफ रखा जाता था। अब इस दफ़ा जो बाप वाला किया है उन्होंने बड़े ना सिर्फ उसको फ्लॉन्ट करके कि जनाब ये एक पार्टी है, ये हमने बनाई है, यही सूबा चलाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर तो वो डिलीवर कर देते तो शायद आप जैसे हमारे लोग भी खामोश होते कि चलें जी ये अस्करी जो सलूशन उन्होंने निकाला हुआ है ये अस्करी सलूशन ही है ना, कि ज़रा हैवी हैंडेड तरीके से इनको निपटेंगे, तो अगर बेहतर हो जाते तो शायद आप और हम भी चुप कर जाते। मगर हमने देखा है कि डॉक्टर मालिक की गवर्नमेंट में दरमियान में अमन आ गया था, पूरे साल में एक धमाका नहीं होता था, तो ये तो हालात मज़ीद ख़राब हुए हैं। बिल्कुल, अब तो वही बात है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक वक्त में चलिए 3 साल के सही अब्दुल मालिक जो है वहाँ के जो है चीफ मिनिस्टर भी बन गए थे, अब जो है वो भी स्पेस ख़त्म कर दी है आपने। सही बात है कि जो है बीच में उस वक्त ऐसा लगता था कि कुछ हालात बेहतर हो रहे थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि भाई अब तो ये लाना है जो कि उनके, अब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ इसको लोगों को बड़ा लगता है, क्रोनीज और टाउट्स की हुकूमत लेके आते हैं। ये सूरत हाल बन के आई है।
आप किसी को वज़ीर आज़म बना देते हैं जो कि आपका जो है ना उसका कोई ताल्लुक होता है और ना ही जो इस वजह से सिर्फ के जो है आपकी खुशामद कर रहे कि मैं यानी जब मैं वहाँ मेरे काफ़ी मैं जाता रहा भी था। मैं तो जब बुकटी का जब मुहासरा हो रहा था उस वक्त मैं 3 दिन वहाँ पे रहा था बलूचिस्तान में। मुझे हालात अंदाज़ा होता रहा है वहाँ पे कि क्या हो रहा है। उस वक्त भी मैंने लिखा था, मुझे अच्छी तरह याद है आके मैंने लिखा था, बल्कि यहाँ पे काफ़ी लोगों से मेरी मुलाकात भी हुई। फिर जो आपकी सिक्योरिटी अपनी फोर्सेस है वो लोग भी मुझसे मिले कि भाई क्या, मैंने उनको बताया कि देखो ये हालात ऐसे हैं जो कि संभल नहीं पाएगी अगर आपने ये किया, इसको ख़त्म नहीं किया। अगर उस वक्त आप हालात को उस वक्त आप ये कार्रवाइयाँ नहीं करते, आज बलूचिस्तान में ये सूरत हाल नहीं बन के आती। और उसके साथ साथ आपको याद होगा कि बलूचिस्तान में ये मकरान का इलाका जो था वो जो पिछली इंसर्जेंसी में वो खामोश तरीन इलाका था और वहाँ पे इस किस्म की चीज़ें नहीं हुई थी, मिलिटेंसी का कोई वजूद नहीं था। लेकिन आपको याद होगा कि उस बलूच नेशनलिस्ट पार्टी के 2 लोगों को, 2 उनके रहनुमाओं को वहाँ पे मार के उनकी लाशें फेंकी गई थी। वहाँ के बाद जो है अगर आप देखें तो मकरान में जो आग लगी है उसके बाद से बुझा नहीं सके। तो ये हमारी, मैं समझता हूँ कि जो बलूचिस्तान की जो हालात हैं उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी स्टेट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी पे है और जिस तरह से वहाँ के मसले को हैंडल किया गया है। इसमें कोई बहस नहीं है कि जो दहशतगर्दी हुई है उसकी हर कोई मजम्मत करता है और करनी चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जो हो भी रहा है और होना भी चाहिए। और ख़ास तौर पे जो ये कौमियत की बुनियाद के ऊपर के किसी का शनाख्ती कार्ड देख के कि जी वो पंजाबी हैं या कोई भी हैं तो वो अगर जो मारा जाता है वो तो नहायत कंडेमेबल है, वो मजम्मती की जा सकती है। मगर स्ट्रेटजी जो होती है अक्लमंद मुल्कों में या जहाँ ज़रा समझदार लोग होते हैं, इत्तेदाल पसंद लोग होते हैं, उनसे बातचीत करनी पड़ती है। तो यहाँ उल्टा हो रहा है कि बजाय इसके कि डॉक्टर मालिक साहब को लेके आते, उनसे भी मजम्मत करवाते, उनको बुलवाते कि जनाब आप भी इस कार्य खैर में हिस्सा डालें। अख्तर मेंगल साहब को आज कार्रवाई के तौर पर वो गई हुकूमत जो है, ये वो हुकूमत है जिसने जब से ये साने हुआ पार्लियामेंट के अंदर डिबेट नहीं होने दी, वरना काम रुक के सब कुछ छोड़ के इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए थी। आज इक्का दुक्का तिक्का तकरीरें हुई तो उनको बजाय इसके कि कौमी धारे में लाने के उनको मजीद पुश आउट किया जा रहा है। देखिए आमिर, कोई भी हिमायत नहीं कर सकता दहशतगर्दी की। जो वाकयात को बलूचिस्तान में उसकी मजम्मत कम, जितनी मजम्मत की है वो कम है, लेकिन थोड़ा सा उसको रूट कॉज तो देख लें कि ये कैसे हुआ कि वहाँ के नौजवान जो है उन्होंने हथियार पकड़ लिए हैं। और फिर यकीनी बात ये कि मैं नहीं समझता वो यकीनी तौर पर कुछ इस किस्म की सियासत करना भी चाहते होंगे जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट भी होंगे। लेकिन बात यह है कि जब आबादी को भी अगर उनके वो नहीं मिलती है, हुकूक नहीं मिलते हैं, तो उनमें से भी अक्सर लोग जो हैं वो फिर उन्हीं लोगों के साथ जाते हैं। वो समझते हैं यही एक तरीक़ाकार है। मुझे बताइए कि पिछले दिनों जो है गवादर में और ये तुर्बत में बहुत बड़े बड़े जलसे हुए। आप मुझे बताइए क्या हर्ज था उस जलसों में? उसके बाद जो यहाँ पे ISPR के जो स्पोक्समैन है वो कहते हैं जी ये लोग जो हैं वो फ्रंट हैं BLA के। अगर आप इस किस्म की बातें करेंगे तो मुझे बताइए कि फिर अगर आप मुझे बताइए कि लाहौर, कराची और दूसरी जगहों पर सियासी पार्टियाँ बहुत बड़े बड़े जलसे करती हैं, आप उनको मुतालिक तो ये अल्फाज नहीं कहते हैं। क्या वजह है कि वो तो पुरअमन था ना, उसके जरा देख लें कि उनकी जो है डिमांड क्या थे। उनकी डिमांड ये थे कि जो लोग गायब हैं उनको वापस लाया जाए, उनके माशी हुकूक दिए जाए और इसी किस्म के जो है वो मुतालबात थे जो कि किसी भी पाकिस्तानी की हो सकते थे। आप मुझे बताइए कि गवादर में इस शिफ्ट को छोड़ दें कि महरंग बलोच ने कितना बड़ा जलसा किया, ये नहीं किया। आज हिदायतुल्लाह जो कि जमात इस्लामी के हैं, उन्होंने 1 साल भर पहले वहाँ धरना डाला था, उसमें कितने हजारों लोग शामिल थे, क्योंकि वजह ये थी कि वहाँ के मसाइल थे। गवादर में सूरत हाल ये आमिर कि वहाँ पे आपको जो मुकामी आबादी उसको आप पीछे धकेलते जा रहे हैं, ना उनको पीने के पानी की सहूलत है और आप कह रहे हैं कि उसको पता नहीं क्या दुबई बनाने जा रहे हैं। और जगह उससे थोड़ी दूर है गवादर से, वो एक लिहाज से एक वो है जैसे मरकज है, वहाँ पे तो बिजली आती है। वहाँ से नीचे की तरफ जो है एक गांव है, उसमें 12 घंटे 16 घंटे बिजली नहीं आती है। आप मुझे बताइए कि जब वहाँ पे आप कहते हैं कि CPEC पाकिस्तान की मैशियत बदल देगी, अगर उसके असरात जो हैं लोकल आबादी पे नहीं पहुँचते हैं
तो आप मुझे बताइए कि लोगों में रिजेंटमेंट होगी या नहीं होगी। दुबई बनाने के लिए वो हर वक्त जो है अस्करी तरीके से ये नहीं होगा, दुबई वाला माहौल भी देना होगा और मकामी लोगों को सहूलियात भी देनी होंगी। आपने ये जो बात की है कि रूट कॉज, इसका पस मंज़र और तनाज़ुर में मौजूदा हालात को देखना होगा, मगर उसके अगर हल के लिए जाएँ तो प्रॉब्लम मसला मुझे जो नज़र आता है कि जो लोग इस वक्त इख्तियार में सूबे के अंदर बैठे हुए हैं और जिनकी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने भी आज इशारा किया, उनके इंटरेस्ट में नहीं है, मुफाद में नहीं है कि ये इत्दाल पसंद लोग डॉक्टर मालिक या अख्तर मेंगल ना सिर्फ के वापस लाए जाएं, ये भी नज़र आए कि हम इनको कोई किसी किस्म का कोई मनाने की कोशिश कर रहा है। आज जो गवर्नमेंट के लोग रूल लिख के गए थे वो कार्रवाई के तौर पे गए हुए थे। अगर मैंने कहा कि वो ये कोई कानून कैसे, उनकी डिमांड कैसे गलत हो सकती है कि आप कानून और आइन का बलूचिस्तान में इतलाक कर दें, तो कहते जी बिल्कुल कर रहे हैं। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है इस तमाम मसले में कि जो इख्तियार में बैठे हुए हैं वो नहीं हल होने देंगे। आमिर, असल बात यह है कि जो और भी यही सूरत हाल रहती है और ये लोग जो है अपनी मरकज में सियासत भी करते रहते हैं। मैं ये कुछ दिनों में ये लोग भी रिडेंडेंट हो जाएंगे बलूचिस्तान में, क्योंकि जो नई क़यादत नौजवानों की पड़ रही है वो उनके जो है वो लोग जो है जिस तरह के उनके जज्बात हैं, तो ये लोग जो है थोड़े दिन बाद जो डॉक्टर मालिक उनको आपने जिस तरह से अलहदा किया है, ये लोग भी रिडेंडेंट हो जाएंगे। फिर आपको क्या इन लोगों से वास्ता पड़ेगा। शायद रिडेंडेंट कर दिए गए ना, ये आप देखें दोनों पार्टियां 3-3, 4-4 सीटें, मिनिमम 3-4 सीटों के दरमियान नेशनल पार्टी और बीएनपी मेंगल लेते थे, और ये कई इलेक्शनों में हर तरह की सूरत हाल के बावजूद इनकी 3 से 4 सीटें होती थी। अब वो दोनों एक एक सीट पे आ गए हैं, तो रिडेंडेंट तो वो ऑलरेडी हो गए हैं, तो इसलिए वो उनका एक पोलिटिकल सर्वाइवल है। सर्वाइवल की बात है, बात बिल्कुल सही है। अब मुझे बताइए कि आप यहाँ पे हर किस्म के जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं, जो कि मैं समझता हूँ यहाँ पे जो इस्लामाबाद को बंद कर देते हैं, धरना डाल देते हैं, नारे लगाते हैं, कत्ल की धमकियाँ देते हैं चीफ जस्टिस को, आप उनको तो बड़ा मनाते रहते हैं। और आप जो है वहाँ पे अगर महरंग बलोच आपको जो है उससे बात करने के लिए आप तैयार नहीं है, वहाँ की क़यादत के लिए तैयार नहीं है। मैं जानता हूँ इन लोगों को, नए लड़के जो हैं जो कि एजुकेटेड लड़के हैं यहाँ से जो है, जिनकी मुझे तो अपना तालिब इल्मी का ज़माना याद आता है कि इनमें इतना पढ़ने का शौक़ है, लिटरेचर पढ़ने का शौक़ है। आप मुझे बताइए कि उसको अगर आप इस तरह से ट्रीट करें कि रात को उठाएं कैंपसों में, पंजाब में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में लड़के पढ़ते हैं और उनको गायब कर दिया जाए, तो फिर उसके बाद आप मुझे बताइए क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अभी भी वक्त नहीं ख़त्म हुआ है, अभी भी वक्त है। अगर अभी भी मगर बातचीत करने के लिए जो लोग लगाए जाएं वो एक तो क्रेडिबल हों, दूसरे बाइख्तियार हों। ये कार्रवाई डाल के जी आज गए और बड़ी तरला मिन्नता की कि भाईजान जाने दें, गुस्सा ना करें और इस्तीफ़ा दे दें, ये तो बड़ी बचकाना सी बात है। मैं इसको ज़रा आगे बड़े फ्रेम पे लेके जाना चाहता हूँ। आप बड़े कैनवस पे चीज़ों को देखते हैं, 2-4 किताबें भी लिखी हैं, ख़ास तौर पे आपका सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको अबूर हासिल है। तो ये ओवरऑल मैं आपका ये आर्टिकल इस हफ्ते का ये पढ़ रहा था कि उसमें एक बड़ा आपने ग्लूमी सा और समझ भी आती है कि जी ये हम एक वी आर मूविंग इन सर्कल्स के उसमें चल रहे हैं, और जो ओवरऑल पिक्चर है यहाँ पे कि एक हमें अथॉरिटेरियनिज्म नज़र आ रहा है, जुडिशरी के हालात हैं, जो मीडिया के हालात हैं। सो ये ज़रा नाजरीन को भी समझा दें कि आपकी ये डूम एंड ग्लूम की वजूहात क्या हैं। देखिए, हमें अच्छा नहीं लगता है, इस मुल्क में हम रहते हैं, इसी में रहना है। हम लोग कहीं बाहर नहीं जाना चाहेंगे और ना ही गए हैं, मौका बहुत मिलता था, लेकिन इसी मुल्क में रहना है हमें। जब ये हालात देखते हैं तो आपको अफसोस होता है, आपको एक लिहाज से जो है एक गुस्सा भी आता है। और मैं समझता हूँ कि ये लिखना भी ज़रूरी है इस वजह से कि लोगों को झंझोड़ना चाहिए। अब मुझे बताइए कि जो वाक़यात हुए हैं पिछले दिनों, जिसके मुतालिक मैंने लिखा है कि एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, उसको आपने सिंडिकेट की मीटिंग में जाने से रोक दिया है, और जो हायर किया है
मतलब ये है कि पूरे 8 घंटे तक, जब तक सिंडिकेट की मीटिंग चल रही थी, उस वक्त तक आपने उसको मुख्तलिफ थानों में ले जाते रहे, तो आप पैगाम क्या दे रहे हैं? और दूसरी बात ये आती है कि आपने हर चीज को मजाक बना दिया है, आपने इंस्टीट्यूशन तबाह कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जो है ये अचानक कैसे हुआ कि जो दस्तखत करते हैं जो लोग 6 जजेस में, उनमें से 2 के खिलाफ तो आप बाकायदा आपने एक कैंपेन लॉन्च किए, और आपको ही पता है कि कैंपेन किस तरह से लॉन्च की जाती है और किसके जरिए लॉन्च की जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें, ये अचानक उनको ख्याल आया कि 40 साल बाद जो कि एक शख्स एक और कितना बड़ा इत्तेफाक था कि जस्टिस जहांगीरी ने खातर लिखा, उनके उस पे वो हुआ, तो उन्हीं की डिग्री और उन्हीं का जो आदमी उसके अंदर शामिल था वो उठाया जाता है इत्तेफाकन। तो बताइए कि आप मुझे बताइए दुनिया में कहां पे होता है कि जज के खिलाफ कोई शिकायत भी है, फर्ज कीजिए है, आपने सिंडिकेट का काम नहीं होता है, ये आप जुडिशियल जो कमीशन जो है इसी काम के लिए होती है कि जो जजेस के जो के मुतालिक जो शिकायत होती है उसको एग्जामिन करती है। तो आप मुझे बताइए कि जुडिशियल कमीशन को अभी तक इस चीज में मिला नहीं है। अच्छा, एक और भी आती है आमिर के आगे, इसमें सबसे बड़ा आप मुझे बताइए कि एक शख्स जो कि 30-35 साल से प्रैक्टिस कर रहा, ना सिर्फ प्रैक्टिस एक मामूली वकील के तौर पे नहीं, बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रह चुका है यहाँ पे, एक शख्स जो है ये अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं, डिप्टी अटॉर्नी जनरल, इस्लामाबाद के जो है एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं। जस्टिस तारिक जहांगीरी की बात कर रहे हैं आप? जी, जस्टिस तारिक जहांगीरी की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपने जब आप हाई कोर्ट में लेके आते हैं तो उसकी अच्छी खासी स्क्रूटनी होती है, उसके बाद आप जज बना देते हैं, और उसको मैं उस चीज को 2-2.5 साल हो चुके हैं उसको जज मुकर्रर किए हुए। अचानक जब उसने फैसले कुछ देने शुरू किए, अगर उस खत में अपने दस्तखत भी कर दिए, तो उसके बाद जो है उसके खिलाफ ये सारा शुरू जाता है। ये मजाक नहीं है तो और क्या है? मुझे बताइए कि जो है उसने 2 फैसले इनको आग लग गई। देखे, एक तो ये इस्लामाबाद ये हेड ट्रिब्यूनल को भी, एक्शन ट्रिब्यूनल के भी हेड कर रहे हैं इस्लामाबाद के, और उसके बाद 3 जो यहाँ से जीते थे, और आप जानते हैं इस वक्त वो 3 जो है यहाँ से जो PMLN के लोग जीते हैं वो किस तरह से जीते हैं, जब उसको जो है उन्होंने स्टे दिया, सस्पेंड किया उसको इलेक्शन रिजल्ट को, तो उसके बाद बाकायदा एक कैंपेन चलाई जा रही है। और ये लोग जो बात करते हैं जमहूरियत जुडिशरी कितना लंबा है कि हम कई प्रोग्राम कहेंगे, मैं चाह रहा हूँ बाकी चीज़ों का भी आता कर लें। जुडिशरी के साथ जो है आपने भी जिक्र किया है कि जो एक आज़ादी इजहार के ऊपर जो पाबंदियाँ हैं, सोशल मीडिया भी बंद है, हमारे ऊपर आपके ऊपर भी बड़े प्रेशर्स होते हैं। उसके बाद जो मुझे नहीं समझ आती कि नून लीग की गवर्नमेंट जो है वो इसी कोशिश में वो होते हैं कि और कानून लेके आए एवरी नाउ एंड देन, कभी डेफेमेशन के नाम से, कभी पीका के नाम से, कि वो हम लोगों की और गर्दन मरोड़ना चाहते हैं। नून लीग की भी नहीं समझ आती कि इन्होंने आइंदा सियासत नहीं करनी। और उससे ज़्यादा मुझे पीपल्स पार्टी आपने मेरे से ज़्यादा करीब से देखी भी है, और हमने उनकी एक तारीख है मज़ामत की और जमहूरियत के लिए लड़ाई है। मुझे उनकी नहीं समझ आती कि वो किस दुनिया में रह रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ऐसे। आमिर, ये सियासी पार्टियां कभी अपने माजी से सबक नहीं सीखती हैं। ये सब के सब जो है उनके साथ वही कुछ होता रहा है, लेकिन जब इक़्तिदार की बात आती है तो फिर वो देखते हैं एक ही क़िबला है, सबका एक ही क़िबला है, उसी क़िबले के तौर पे देखते हैं। उनको यही लगता है कि यही हमें इक़्तिदार पे ला सकते हैं और यही हमारे सहारा दे सकते हैं। अब मुझे बताइए कि जो वाक़या कराची का हुआ है, जो कराची पुलिस जो है जिसने जो है रियाज अहमद, प्रोफेसर रियाज अहमद को जो उन्होंने पढ़ा था, तो किसी ने, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने पूछा है उस पुलिस वालों से कि ये क्या हरकत थी? ठीक है, उनको हिदायत कहीं और से मिल रही होंगी, लेकिन कम से कम आप अपनी कोई भरम तो रखते ना। तो पुलिस तो उनके ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। उसके बाद ये PMLN का तो एक वसीला है, आप पूरी तरह से आपने भी सियासत के रुख देखें कि जब IGI बनी थी तो उसमें PMLN का था, उसके बाद भी जब जाना होता था तो फिर उसके बाद PMLN आती थी। एक ज़माने में कहते थे भाई अब नवाज शरीफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गया, तो उस वक्त भी मैं बहस करता था कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट कोई भी नहीं होते, सिर्फ अपने जब उनको नाराज़गी होती है तो फिर वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान देते हैं। चले, नून लीग का उन्होंने कुछ अर्से के लिए ये उम्मीद दिला दी थी वोट को इज्जत दो की कैंपेन करके, या एक आध दफ़ा मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, पर वो
जिस फोर्ड से निकले उधर ही वापस चले गए। तो उनका भी वैसे मुझे समझ नहीं आता है कि सियासत में अगर रहना है, मरियम बीबी बड़ी यंग है अभी, 10 अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, शायद लंबी सियासत करनी होगी तो ये आगे चीज़ें आती हैं। मगर पीपल्स पार्टी एक डिनायबिलिटी में है कि एज ए वो इस हुकूमत का हिस्सा भी है। उनके सामने जिस तरह आपने कहा कराची में ये हो रहा है या यहाँ जो कानून साजी जिस किस्म की पहले करते रहे और आजकल कर रहे हैं, उनको अपनी वो पुरानी मिरास का, बेनज़ीर का, भुट्टो साहब का कोई ख्याल नहीं रह गया। कोई नहीं आमिर, वो बिल्कुल ही सियासत तब्दील हो गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बेनज़ीर साहबा के ज़माने में बहुत मुख्तलिफ चीज़ें थी। इस किस्म के रवैये आपको भी याद होगा कि उस ज़माने में कभी भी, बावजूद कि हम बहुत तनकीद करते थे उनकी हुकूमत में, लेकिन कभी भी कोई इस किस्म की कार्रवाई नहीं की गई किसी के खिलाफ भी। अभी अच्छा उसको छोड़ें, बात असल में आती है कि नवाज शरीफ साहब वोट को इज्जत देने के नारा जो लगाते थे, तो वोट की इज्जत वाकई यकीन रखते तो जो 8 फरवरी के जो इलेक्शन हुए थे फिर उसमें इज्जत का ख्याल क्यों नहीं आया उनको। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन। बहुत शुक्रिया सर, थैंक सो मच। जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। रोज़ाना कोशिश करते हैं कि सियासत के अंदर जब भी बात हो कुछ उम्मीद अफजा खबर आप लोगों के साथ शेयर कर सकें, मगर हमारी बदकिस्मती है ऐसी कोई भी खबर मुयसर नहीं होती जो आप लोगों तक पहुंचा सके, उम्मीद अफजा भी हो। सियासत की हालत पतली है। ब्रेक से मैं वापस आऊंगी और आपको बताऊंगी कि जो मुआशी हालत है वो इससे भी ज्यादा पतली है। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। पाकिस्तान की जो हालिया सूरत हाल है इकॉनमी की, उसके ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह इस बार भी इकॉनमी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो माहिर मैशियत है हारून शरीफ साहब, वो मौजूद होंगे। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी आमिर साहब। जी हारून, पहले तो सबसे बड़ा पाकिस्तान के ऊपर एक तलवार लटक रही है और कई हफ्तों महीनों से लटक रही है IMF कि भाई ये डील होगी, कब होगी, नहीं होगी। अभी आज औरंगजेब साहब ने अब ये कहा है कि इस दफ़ा शुक्र है उन्होंने डेट नहीं दी, पहले सितंबर का कह दिया था, इस दफ़ा सितंबर का भी जिक्र नहीं किया। पर उसके अंदर जो एक मज़गा खेज़ वाक़या ये हुआ कि पंजाब के अंदर जिस तरह आपको पता है कि उन्होंने 14 रुपये की ना सिर्फ बिजली पर यूनिट दे दी, बिलों के ऊपर इस्लामाबाद, पिंडी, पूरे पंजाब में ब्रोशर भी आए, लिखा गया कि आपको मोहतरमा चीफ मिनिस्टर की वजह से इतने पैसे का रिलीफ भी जाता है। और उसके बाद ये शहबाज राना हमारे कुलीग ने स्टोरी की, फिर उनकी बड़ी झाड़ पूछ की गई कि आपको पता ही नहीं है, ये साफ़ी लोग ऐसी अपनी उड़ा देते हैं, IMF ने तो कहा ही नहीं। अब वो मान रहे हैं कि जी पंजाब को रोक दिया गया है कि जनाब इस तरह के काम ना करें। तो ये अभी जो ये बताया जा रहा है अब कि सिर्फ ये एक एतराज़ नहीं है, और भी एतराज़ात हैं। पहले बताएं कि अभी कि और क्या एतराज़ात हैं और क्या मसला कहाँ अड़ा हुआ है। जी देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे तज्जुब भी होता है और नहीं भी होता कि जो मुल्क 23 दफा IMF से डील कर चुका हो, 24वीं दफा निगोशिएट कर रहा हो, उसको इतनी समझ ना हो कि जब आपका प्रपोजल एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जाने के मराहल में है तो आपको केयरफुली जो आपने फ्रेमवर्क एग्री किया है उसके अंदर रहना चाहिए। IMF का आप एक इकोनॉमिक्स के 101 के ग्रेजुएट स्टूडेंट को पकड़ लें, उसको पता है कि IMF कहता है कि आपको सब्सिडीज के थ्रू डिस्टॉर्शंस नहीं क्रिएट करनी है। तो खुदा जाने किसने एडवाइस किया और फिर से हमने वही पॉपुलिस्ट डोलिंग आउट ऑफ बजट शुरू कर दिया। तो हमें इसके अंदर एक तो एक्सट्रीम कॉशन रखनी चाहिए। मेरी जो इतलाआत हैं, देखिए जो 9 तारीख और 13 तारीख की बोर्ड मीटिंग्स हैं उसमें तो हम नहीं हैं, लेकिन ये हर हफ्ते होती रहती है। IMF के जो मैनेजर्स हैं वो इंतजार कर रहे हैं 1-2 रिटन कंफर्मेशंस का कि जो हमारे डिपॉजिट्स हैं दोस्त ममालिक के वो रोल ओवर भी हो जाएंगे और जो गैप है उसके लिए कोई फ्यूचर फंडिंग का बंदोबस्त भी हो जाएगा। लेकिन इन द मीन टाइम ये जो हम कि हुकूमत जो है कर्जे हंसना देना शुरू कर दे, हुकूमत जो है वो इश्तिहारबाजियां शुरू कर दे, हुकूमत अपने टैक्स पेयर के पैसे से बिजली सस्ती करे ना कि चोरी रोक कर या कॉस्ट कम करने की कोशिश करे, ये फंड को एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट में अपनी इकोनॉमिक टीम से गालिबन मशवरा ही नहीं किया, या अगर इकोनॉमिक टीम को भी नहीं पता तो फिर तो बहुत ही वरीसम है। कर्जे हंसना का मतलब आजकल ये लिया जाता है कि कर्जा हंसते हंसते कर्जा लेना या कर्ज लेके हंस के टाल देना।
तो पहले ये होता था कि हम IMF से लेते थे, उसके बाद दोस्त वाले के पास जाते थे कि हम जनाब हमें ये देखें गारंटी मिल गई है तो आप ये रोल ओवर्स कर दें, ये चीज़ें दें। अब उल्टा हो गया है, रिवर्स, कि जी आप पहले वो कहते हैं कि आप ये सारी निगरानियां लेके आएँ जिसके अंदर आप कह रहे हैं, मगर अभी भी ये आ रही है कि शॉर्टफॉल आ रही है कि 10-11 की वो बिलियन और $2 बिलियन की तो उसके अंदर डॉलर की बताई जा रही है, वो है कोई 6 बिलियन का फिगर आ जाता है, कोई $10 बिलियन का फिगर आता है। तो दूसरा वो 1 साल, वो 3 साल की बजाय उनका जनाब ये 3 साल बाद जो है बताया जा रहा है कि चाइनीज़ कहते हैं कि उसके बाद क्या करना है। हाँ। तो ये एक दुरुस्त है कि कर ले तो लेंगे, फर्ज करें आप कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, अच्छी बात है, मिल भी जाना चाहिए, पर व्हाट देन, उसके बाद क्या करना है? देखिए आमिर, मैं आपको कुछ इसकी 2-3 बड़े अहम पहलू बताता हूं। एक तो मेरा अपना नॉलेज भी है और मेरे वहां दोस्त हैं भी जो कनेक्टेड हैं वॉशिंगटन में भी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी। पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं और पॉलिटिकल एलीट है, उनका वहां टॉप मैनेजमेंट के साथ एक तो कम्युनिकेशन कम है, दूसरा अभी ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बहुत काम होने की जरूरत है। तो पाकिस्तान को बड़ा कॉशियसली चलना पड़ेगा, मैं आपको बड़ा क्लियरली ये बता रहा हूं, पर इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लोग इस पे बात करते हैं क्योंकि हमने अपनी जो कमिटमेंट्स हैं और हम जो लूज टॉक करते हैं खास तौर पे जिम्मेदारान टेलीविजन पे, उसको पॉजिटिवली नहीं लिया जाता। और खास तौर पे जब आप उनकी अब कोई जियो स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी नहीं है, हम कोई उनके अहम मुल्क नहीं है। चीन वगैरह हमें बार बार ये कह रहे हैं कि ये पैच वर्क जो कर रहे हैं और हमसे पैसे पकड़ रहे हैं, वेयर इज द गेम प्लान कि अब आपने अगले 5 से 10 साल में इन सारी चक्कर से निकल के इमर्जिंग एशिया के साथ कैसे आपने मिलना है। अब वो स्ट्रैटेजी उससे ज्यादा अहम ये भी है कि आपने हमारे पैसे वापस कैसे देने हैं। देखिए जी, ग्रोथ होगी तो पैसे वापस करेंगे ना, ये तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर कारोबार चलेगा मुल्क का, मईशत ग्रो करेगी, टैक्स रेवेन्यूज बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, थोड़ी सी इंडिकेशन आई है जो अच्छी चीज है। अब चीन के वजीर आजम तशरीफ ला रहे हैं अगले महीने 15-16 अक्टूबर को, मैंने पढ़ा है, तो वहां पर भी यही एक आपको वो पुश करेंगे। अब सवाल ये है कि हमारे जो लोग हैं अभी भी जो इक्तदार के डिसीजंस ले रहे हैं, वो अभी भी पेटनेज में, अभी मैं कल पढ़ रहा था कि पंजाब में एक मैस ट्रांसपोर्ट का प्रोग्राम डिस्कस हो रहा है। हमें पॉलिसी रिस्पांस देने, हम ये प्रोजेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट से और डेट से उस माइंडसेट से खास तौर पे वो प्रोजेक्ट जो डॉलर के अंदर कर रहे हैं, जहां से वो बताया जाता है फिर फखर से पहले ही डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं और डॉलरों वाले कर्जे लेके ये प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं। इसको मैं नहीं समझता कि फंड जो है इसके ऊपर खामोश बैठेगा। अगर आप मजीद डेट चढ़ा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो दे नीड टू बी वेरी कॉशियस, पर्टिकुलरली एट दिस पॉइंट इन टाइम। जी, ये एक और जो मज़ा खेज सूरत हाल ये भी हुई कि पता नहीं किस तरीके से, ये जिस तरह आपने कहा कि 24 वहाँ ये नेगोशिएट चल रही है IMF के साथ, कि एक दरमियान में खबर आई कि जी 2800 अरब रुपया जो है वो उनको यकीन दहानी कराई जाएगी, जिसमें से 1400 अरब रुपया सूबों से लिया जाएगा। वो सूबे में KP वालों ने तो बिल्कुल इनकार कर दिया, उन्होंने कहा हम पागल हैं, हम क्यों देंगे आपको। सिंध वालों का भी कोई जवाब नहीं आ रहा, बलूचिस्तान से भी समझ नहीं आ रही, और पंजाब वाले पता नहीं कहाँ से निकालेंगे। तो एक मज़गा खेज सिचुएशन है। और अब ये कहा जा रहा है कि सिर्फ ये बिजली के बिल वाला नहीं, सोलर के ऊपर भी जो दिया जा रहा है उसके ऊपर भी उनको एतराज़ है कि जनाब आप सब्सिडीज या ये इस तरह की आप जो लॉलीपॉप बेचना बंद करें। जी, उनको एतराज ये है कि जब आप कर्ज लेके या टैक्स पेयर के पैसे से आप जब उसको कैश ट्रांसफर्स करते हैं, खास तौर पे अपनी पॉलिटिकल बाय-इन के लिए, ये एक डिस्टॉर्शन है। अगर यही काम आप बैंकों से कर्जा जा रहा हो अपना कमर्शियल टर्म्स पे या थोड़ा सा सब्सिडाइज, और IMF को इसके ऊपर कोई इतराज नहीं होगा। IMF ये कहता है कि आपका बजट इसलिए नहीं बना कि आप रिफॉर्म ना करें और लोगों के अंदर पैसे बांटना शुरू कर दें, आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, आप जो है ये सब्सिडीज और प्रोटेक्शन बंद करें, और ये पैसा जो है इसको आप प्रोडक्टिव एसेट्स में लगाएं। अब ये एक बिल्कुल सिंपल उनका स्कूल ऑफ थॉट है जो हमें वी डोंट लर्न। अब लेकिन अब मुझे जो आगे की दिख रहा है, इंशाल्लाह ये प्रोग्राम हो जाएगा, लेकिन इसमें होगा क्या, मैं भी प्रिडिक्ट कर रहा हूं। जब मैंने ये देखा है बारहा उस साइड से भी कि जब ट्रस्ट लेवल नीचे होता है
तो IMF पहले साल में बहुत हैवी ड्यूटी अपनी कंडीशनैलिटीज लगाएगा। इसको हम फ्रंट लोडिंग कहते हैं। फ्रंट लोडिंग करेगा तो एक वीक कोलिशन गवर्नमेंट और जहां सूबों की दूसरी हुकूमतें हैं, इनके लिए कंडीशंस को फुलफिल करना मुश्किल हो जाएगा। ये मेरी वरी है। अगर तो सीक्वेंस्ड हो कि थोड़ी थोड़ी करके चले, लेकिन जब वो ट्रस्ट नहीं करते तो वो कहते हैं जी पहले साल हमारे प्रायर एक्शंस पूरे करके दिखाएं, तो ये प्रेशर आने वाला। और इस दफा जो तब्दीली एक और आ रही है कि पहले वो जो था ना 1 साल के लिए हो गया, तो एक तो ये है कि उन्होंने सारा साल ये क्वार्टरली शायद चेकिंग होती रहेगी। दूसरा जो बड़ा मुश्किल, जिस तरह आपने अभी इशारा किया कि उन्होंने कहा कि वफाक और सूबों की भी गारंटियां चाहिए। हाँ, और सूबों की क्योंकि मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स की वहाँ पे घूमते हैं, तो वो आपस में इकट्ठे होना और ऑलरेडी इतनी इंस्टेबिलिटी और नफाक है, वो पता नहीं कैसे वो डिलीवर होगा। आमिर साहब, ये कन्वीनिंग स्पेस की लोगों को टेबल पे बैठना इस वक्त इतना इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ IMF के लिए। देखिए, कुछ डिसीजंस के ऊपर तो आप अग्री करें, लेकिन यहां तो टेंशन जो है इदारों के साथ भी और विद इन पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन इतनी है, तो जो बाहर से इन्वेस्टर देख रहा है या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन देख रहा है, अगर वो वरिड है तो बिल्कुल जस्टिफाइड है। किसी को तो इसको उनको प्रूफ देना है कि हमने किया। आप यकीन माने, हम जैसे लोगों से कहा जाता है कि आप ट्रैक 2 में प्राइवेटली पूछ के बता दें कि इनकी क्या थिंकिंग है। जब इस तरह आप विद इन अ सिस्टम इनफॉर्मली इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो इसके अंदर समथिंग इज सीरियसली ब्रोकन। बहुत शुक्रिया, थैंक सो मच। देखने वालों का शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।